बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सेकंड ईयर बियोलॉजी से चैप्टर नंबर 10 हमारे पास रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस टॉपिक है। गैमेटोजेनेसिस वर्ड का मतलब है द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यहां पर ये जो गैमीट वर्ड है इसमें हमारे पास गैमीट है, एक मेल गैमीट और दूसरा जो है वो फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट हमारे पास है स्पर्म, जबकि फीमेल गैमीट जो है वो हमारे पास है एग। मेल गैमीट स्पर्म यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि फीमेल गैमीट में फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवम इज कॉल्ड oogenesis। उसे हम लोग नाम देते हैं oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या कहा कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। हम लोग जब टेस्टिस पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन द सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो डायग्राम है ये हमारे पास है सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल का। सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स में यहां पर ये जो ब्लैक कलर के सेल्स हैं, इन सेल्स का नाम हमारे पास होता है स्पर्मेटोगोनिया। इन सेल्स का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, या फिर इनको जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स का भी नाम देते हैं। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म मदर सेल्स भी कहा जाता है। इसके साथ दूसरी जो चीज हमारे पास है, यानी कि दूसरे टाइप ऑफ जो सेल हैं, इन सेल्स का नाम है सर्टोली सेल्स। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में। मैंने यहां पर ये जो सेल लिया है वो है स्पर्मेटोगोनिया। अब इस स्पर्मेटोगोनिया से हम लोगों ने स्टार्ट करनी है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहां पर ये सेल कौन सा है? स्पर्मेटोगोनिया सेल है। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल डिप्लॉइड सेल होता है 2M। इस डिप्लॉइड सेल के ऊपर होगी माइटोसिस। माइटोसिस के रिजल्ट में दो सेल्स बनेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर डिफरेंशिएट करने के लिए ब्लैक कलर वाले को कहता हूं ए सेल और इसको मैं नाम देता हूं बी सेल। माइटोसिस के थ्रू ये जो स्पर्मेटोगोनिया था ये सबसे पहले क्या होंगे? डिवाइड करते जाएंगे, फिर कुछ बनाएंगे सेल ए, कुछ सेल बी। अब ये सेल ए और सेल बी ये क्या सीन है? तो जहां पर जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ब्लैक कलर से सेल ए, ये ऐसे सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड होंगे। डिवाइड होते होते ये दोबारा से बनाते जाएंगे स्पर्मेटोगोनिया को। इन्होंने आगे एंटर नहीं होना स्पर्मेटोजेनेसिस में। जबकि यहां पर जो ब्लू कलर के सेल्स हैं, बी सेल यानी टाइप बी सेल्स जो हैं, ये सेल्स क्या करेंगे? स्पर्म बनाने में एंटर हो जाएंगे, इस प्रोसेस में एंटर होंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। इसलिए टाइप बी सेल को हम लोग अभी इस वक्त माइटोसिस के बाद इनको नाम देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनको नाम दिया जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देंगे स्पर्म। लेकिन यहां पर ये जो सेल है टाइप ए सेल, ये दोबारा से बनाता है, मैंने कहा, स्पर्मेटोगोनिया। तो इसलिए हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं कि ये सेल करेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस मींस दैट के स्पर्मेटोगोनिया को बनाते जाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया। जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म व्हिच इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारे पास क्या होंगे, ये तो बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया तो डिप्लॉइड थे, तो इनके ऊपर माइटोसिस हुई है, तो इसका मतलब ये कि माइटोसिस इज इक्वेशनल सेल डिवीजन, तो यहां पर भी नंबर होगा 2n, यानी कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे इसके अंदर। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के ऊपर होगी मयासिस, लेकिन मयासिस आप लोगों को पता है कि मयासिस जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, मयासिस 1 एंड मयासिस 2। तो सबसे पहले होगी मयासिस 1। मयासिस 1 होगी किसके ऊपर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के ऊपर। जब प्राइमरी साइट के ऊपर हमारे पास हो गई मयासिस, स्पेशली मयासिस 1, तो इन्होंने बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब यहां पर हमारे पास जो 2 सेल्स बने हैं, इन 2 सेल्स का नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। शुरू में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तो थे डिप्लॉइड, लेकिन अब मयासिस के रिजल्ट में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारे पास होंगे हैप्लॉइड। क्यों हैप्लॉइड? क्योंकि इसके ऊपर मयासिस हुई है, और मयासिस 1 इज ऑलवेज रिडक्शनल व्हाइल मयासिस 2 इज ऑलवेज इक्वेशनल सेल डिवीजन। मयासिस 2 में इक्वेशनल सेल डिवीजन होगी, जबकि मयासिस 1 में जो है वो रिडक्शनल सेल डिवीजन होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के ऊपर होगी मयासिस 2। मयासिस 2 के रिजल्ट में आगे जो 2 सेल्स बनेंगे, उन सेल्स का नाम हमारे पास होगा स्पर्मेटिड्स। These cells are called spermatids। अब अभी कहा मैंने कि मयासिस 2 इज इक्वेशनल सेल डिवीजन, तो अब इक्वेशनल है तो इनका भी नंबर क्या होगा, हैप्लॉइड नंबर होगा। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, इन्होंने बनाना है आगे स्पर्मेटोजुआ या फिर स्पर्म। तो स्पर्मेटोजुआ जब बनेंगे, शुरू में इनकी ये टेल नहीं होती। स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्मेटोजुआ बनाएंगे। स्पर्मेटोजुआ बनाएंगे स्पर्मियोजेनेसिस से। स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं वो प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्मेटोजुआ या फिर हम लोग कह सकते हैं स्पर्म सेल्स बनाते हैं। तो इस स्पर्मियोजेनेसिस में चेंजेस आती हैं। चेंजेस में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगी कुछ, उसमें ये जो स्पर्मेटिड्स थे, इन स्पर्मेटिड्स की टेल लगेगी, और स्पर्मेटिड्स जो हैं वो नॉन मोटाइल थे, लेकिन अब टेल लगने के बाद ये हो गए मोटाइल। जब स्पर्म बना तैयार है अब, तो नर्श के लिए ये अब बने किधर है, इधर ही बने, इस सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल के अंदर ही बने हैं। सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही बने हैं इस तरह। अब बनने के बाद ये जो स्पर्म है, ये अपने हेड को इस सर्टोली सेल के अंदर एम्बेड कर देंगे। यूं सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड होंगे। क्यों? इसलिए कि ये अभी नरिशमेंट हासिल करेंगे फ्रॉम सर्टोली सेल्स। तो ये जो सर्टोली सेल है, इनसे नरिशमेंट हासिल करने के बाद ये दोबारा से इसी कैविटी के तरफ जो है रिलीज हो जाते हैं, वापस इधर आ जाएंगे। तो इस वापस इधर आने के प्रोसेस का नाम हमारे पास होता है स्पर्मेशन। इसको नाम दिया जाता है स्पर्मेशन। स्पर्मेशन वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म बनने के बाद सर्टोली सेल में अपना जो हेड है वो एम्बेड करते हैं। एम्बेड करने के बाद लास्ट में जब उन्हें नरिशमेंट मिल जाए, तो उसके बाद ये वापस से सर्टोली सेल से बाहर की तरफ रिलीज होते हैं। उस रिलीज होने के प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मेशन। तो ये जो थी हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से क्लियर किया। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये जो स्पर्म बना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है?
तो यहां पर जो स्पर्मियोजेनेसिस मैंने कहा है, इसमें काफी कुछ चेंजेस आती हैं, काफी कुछ चेंजेस होती हैं, लेकिन चेंजेस के बाद जो मैच्योर जो स्पर्म है, जिसने आगे जाके फर्टिलाइजेशन करनी है, उस स्पर्म का स्ट्रक्चर मैंने इधर ड्रा किया हुआ है। अब जब हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर में स्पर्म के सबसे पहले ये जो रीजन है, इसका नाम हमारे पास है हेड, यानी स्पर्म का एक हेड है, और दूसरा जो रीजन है वो यहां पर छोटा सा, जिसे हम लोग कहते हैं निक रीजन। फिर इसके बाद ये जो मोटा सा पार्ट बीच में नजर आ रहा है, यानी कि इस टेल और निक के दरमियान में, इसे कहते हैं हम लोग मिड पीस। स्पर्म का ये है मिड पीस। अब मिड पीस के बाद नीचे ये जो लॉन्ग फिलामेंट्स आप लोगों को नजर आता है, ये हमारे पास है स्पर्म टेल, इसका नाम है टेल। तो स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में चार चीजें आ गई, एक हेड, दूसरी जो है निक, फिर मिड पीस, और लास्ट में टेल आ गई। जब स्पर्म की हेड को हम लोग देखें, तो इस हेड के ऊपर टिप पर लाइसोसोम लाइक एक स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग नाम देते हैं एक्रोसोम का। ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया हुआ है, ये है एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर होगा एंजाइम्स, उन एंजाइम्स का नाम हमारे पास है लाइसिन। ये जो लाइसिन एंजाइम है, these लाइसिन एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द कवरिंग ऑफ एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के वक्त एक्रोसोम के जो लाइसिन है, वो क्या करेंगे, उन कवर्स को, उन लेयर्स को जो कि एग की है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, उन एग्स की डाइजेशन करेंगे। फिर इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल्स होंगे इसके अंदर, जीनोम वगैरह जो है, ठीक। नेक्स्ट चीज है हमारे पास निक। निक में हमारे पास होंगी दो सेंट्रियोल्स, एक अपर साइड यानी कि हेड की तरफ, और दूसरी जो है वो टेल की तरफ होंगी। जो हेड की तरफ हमारे पास है, उसे हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये अपर तरफ जो है हेड की तरफ, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जबकि जो टेल की तरफ है यानी मिड पीस की तरफ है, इसे हम लोग कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। अब ये प्राइमरी या प्रॉक्सिमल जो सेंट्रियोल है हमारे पास, ये फर्स्ट क्लीवेज में मदद देगा। फर्स्ट क्लीवेज का आगे नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास जो है अलग टॉपिक है, तो ये फर्स्ट क्लीवेज में मदद देगा। जब स्पर्म और एग मिलेंगे, मिलने के बाद जायगोट बनेगा। जायगोट की जो फर्स्ट क्लीवेज है, उस फर्स्ट क्लीवेज में मदद देगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। जबकि दूसरे नंबर पर जो डिस्टल सेंट्रियोल है, वो डिस्टल सेंट्रियोल करेगा द फॉर्मेशन ऑफ फिलामेंट। ये वाली जो फिलामेंट है बीच में, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेल फिलामेंट का नाम देते हैं, एक्सेल फिलामेंट। ये एक्सेल फिलामेंट यहां से ये डिस्टल सेंट्रियोल से निकलेगी और यूं टेल से होते हुए आगे की तरफ। तो ये जो एक्सेल फिलामेंट है, ये टेल के जरिए यानी कि टेल को सपोर्ट देगी ड्यूरिंग मूवमेंट में। फिर नेक्स्ट चीज हमारे पास है इसका मिड पीस। तो जब हम लोग मिड पीस की बात करते हैं, तो इस मिड पीस में स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और इन माइटोकॉन्ड्रिया की अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे निबन किरण। द स्पाइरली अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द मिड पीस ऑफ स्पर्म इज नोन एज निबन किरण। निबन किरण। और इसमें होंगे टोटल 25 माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे, 25 माइटोकॉन्ड्रिया।
25 mitochondria spirally arranged in the mid piece of sperm which is known as निबंकिरण। और दूसरी बात, एक बात याद रखें कि ये जो एक्रोसोम हमारे पास है ये मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी से बनता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है स्पर्म का, जिसे हम लोग टेल का नाम देते हैं, तो टेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो मूवमेंट करवाने के लिए टेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अब मिड पीस में इतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज हैं जो कि स्पाइरली अरेंज्ड हैं, तो ये क्यों? इसलिए क्योंकि स्पर्म ने जो है एक लॉन्ग जर्नी करनी होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एक लॉन्ग जर्नी करनी होती है। तो इस वजह से जो हमारे पास जो स्पर्म है इसके लिए एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। हम लोग कहते भी होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये जो थी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट है एक छोटी सी हेडिंग सेमेन। अब ये जो सेमेन है ये हमारे पास मिक्सचर होता है स्पर्म और साथ में एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड में एक हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर कॉपर्स ग्लैंड, फिर नेक्स्ट जो है सेमिनल वेजिकल, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड और सेमिनल वेजिकल की सिक्रीशन और साथ में जो स्पर्म है इनका मिक्सचर जो होगा उसे हम लोग नाम देते हैं सेमेन का नाम देते हैं। अब सेमेन जो है पर एजाकुलेशन में सेमेन की जो तादाद होती है वो हमारे पास होती है 2.5 to 3 ml। 2.5 to 3 ml सेमेन होता है। इस 2.5 to 3 ml सेमेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पर्म जब हम लोग काउंट करें तो उसमें होगा 200 से 300 मिलियन स्पर्म होंगे। 2.5 to 3 ml सेमेन के अंदर 200 to 300 नंबर ऑफ स्पर्म मिलियन ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म में जो 60% स्पर्म होंगे उनकी नॉर्मल शेप और फिर नॉर्मल साइज होगा। अब इस 60% में ये जो 60% है इस 60% का अगर हम लोग 40% उठाए तो वो करेंगे विगरस मोर्टेलिटी। फिर जो है सेमेन की जब हम लोग काउंट करते हैं पर ml के थ्रू, तो पर ml में होता है टोटल 100 ml ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ये 100 ml ऑफ स्पर्म अगर पर ml ऑफ सेमेन के अंदर है, यानी कि 1 ml ऑफ सेमेन के अंदर 100 मिलियन ml नहीं, सॉरी यहां पर है 100 मिलियन स्पर्म अगर है तो वो नॉर्मल है। लेकिन बाज औकात ऐसा भी होता है कि पर ml के अंदर 20 मिलियन से स्पर्म जो है वो कम होते हैं। जब 1 ml में 20 मिलियन से कम स्पर्म हो तो उस कंडीशन का नाम होगा ओलिगोस्पर्मिया। ये जो ओलिगोस्पर्मिया है ये काज करेगी इनफर्टिलिटी होगी। ओलिगोस्पर्मिया मींस दैट के लो काउंट ऑफ स्पर्म जो है इन सेमेन होगा। तो यहां तक जो था वो हमारे पास गैमेटोजेनेसिस और साथ में स्पर्म का स्ट्रक्चर और स्पर्म और फिर दूसरा जो है सेमेन जो है इनके दरमियान में डिफरेंसेस थी। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर बात की थी कि द एंटीरियर लोब या फिर ओवरऑल अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा था बाय रिलीजिंग सम रिलीजिंग फैक्टर्स। तो यहां पर जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है जाकर स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को।
एंटीरियर पिट्यूटरी जो है जब स्टिमुलेट हो जाए बाय द एक्शन ऑफ GnRH तो ये रिलीज करेगी दो तरह के हार्मोन्स। एक को हम लोग नाम देते हैं FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरे को हम लोग नाम देते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसकी जगह बाज औकात लिखा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स हार्मोन, यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH भी लिखा जाता है। अब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जब सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स को देखा था तो हम लोगों ने कुछ सेल्स डिस्कस किए थे उस वक्त। एक जो थी हमारे पास सर्टोली सेल्स और दूसरे जो थे लेडिक सेल्स थे। तो यहां पर जो लेडिक सेल है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाते थे। तो यहां पर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उन लेडिक सेल को स्टिमुलेट कर रहा होता है, इसलिए इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो FSH है ये स्टिमुलेट करेगा जाकर सर्टोली सेल्स को, सर्टोली सेल्स जो कि इनसाइड द सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स था। सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। जब सर्टोली सेल स्टिमुलेट हो जाए तो ये दो काम करता है, एक करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा काम करेगा स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों का डिफरेंस आप लोगों को पता है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन होगी, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से आगे स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। फिर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स हार्मोन है ये जाकर स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल को। ये जो लेडिक सेल है ये जब स्टिमुलेट हो जाए बाय द एक्शन ऑफ LH तो ये रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन को। तो टेस्टोस्टेरोन का भी दो काम है। स्टीरोन एक काम इसका होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में, और दूसरा काम होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये कंट्रोल करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कंट्रोल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। अब जब एक दफा स्पर्म फॉर्मेशन कंप्लीट हो, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन हो जाए, एक अमाउंट तक जो स्पर्म चाहिए था, रिक्वायर्ड था, वो बन जाए, तो उसके बाद स्पर्म फॉर्मेशन को कुछ वक्त के लिए रोकना भी होगा। तो उस रोकने के लिए हमारे पास सर्टोली सेल्स एंड टेस्टोस्टेरोन बोथ जो है नेगेटिव फीडबैक देंगे एंटीरियर पिट्यूटरी और साथ में हाइपोथैलेमस को। लेकिन यहां पर हमारे पास ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स in order to give negative feedback to the anterior pituitary रिलीज करेगा इनहिबिन। जब ये इनहिबिन को रिलीज करे तो ये इनहिबिन देगा नेगेटिव फीडबैक फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी, नेगेटिव फीडबैक देगा। जब नेगेटिव फीडबैक इसने दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो FSH को रिलीज करना छोड़ देगा, यानी कि FSH और LH की सिक्रीशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी नेगेटिव फीडबैक देता है, लेकिन यहां पर फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है ये डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये नेगेटिव फीडबैक दे दें किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। इसका मतलब ये है टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक तो दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक तो दे रहा है, लेकिन दोनों को दे रहा है। ये हाइपोथैलेमस को भी दे सकता है, हाइपोथैलेमस
थैलेमस को भी दे सकता है और साथ में एंटीरियर पिट्यूटरी को भी दे सकता है। तो इसकी जो टेस्टोस्टेरोन है, इसकी जो पहुंच है वो जरा हाइपोथैलेमस तक है, जबकि हमारे पास जो सर्टोली सेल्स हैं या जो कि रिलीज कर रहे थे एनहेबिन को, वो एनहेबिन नेगेटिव फीडबैक देंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो ये जो था ये हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम।